साल का अंत होने वाला है और ये साल कई मायनों में कई हिस्सों के लिए बहुत ही उठा-पटक और उथल-पुथल वाला रहा है। अल्टीमेटली नेशन स्टेट्स एक रियलिटी है, ज्योग्राफिक बॉर्डर्स एक रियलिटी है, उनके अंदर क्या पॉलिटिक्स होते हैं वो भी एक रियलिटी है। बांग्लादेश में स्थिति संभलते हुए उस लिहाज से नजर नहीं आती जिस तरीके की शायद लोगों को उम्मीदें होंगी जब उपद्रव हो रहा था। मिडिल ईस्ट जैसे रीजन को ये भी सोचना पड़ेगा कि रोज की रोज जो मिलिट्री सपोर्ट रहा है अमेरिका का वो थोड़ा कम होता जाएगा। अमेरिका में डोमेस्टिकली इतना उनको इंटरेस्ट नहीं है अब कि वहां पे जाके जंग लड़े फिर से, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था या इराक में हुआ था। म्यांमार का भी बॉर्डर डिस्टर्ब्ड है। म्यांमार के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, एक सिविल वॉर चल रही है। रूस की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, काइनेटिक प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बिल्कुल खत्म है, लेकिन जो उनकी इमीडिएट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो यूक्रेन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। साल का अंत होने वाला है और ये साल कई मायनों में कई हिस्सों के लिए बहुत ही उठा-पटक और उथल-पुथल वाला रहा है क्योंकि दुनिया लगातार युद्ध झेल रही है। कई हिस्से में रशिया यूक्रेन है, इधर पश्चिम एशिया का युद्ध है जो अपना दायरा लगातार बढ़ाता गया है और उसके जद में कई सारे मुल्क आ चुके हैं। तो इन दोनों युद्ध का खात्मा अभी भी नजर नहीं आता। इधर अमेरिका में एक नया शासन आने वाला है तो उस और उम्मीद से सब लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। तो गोलमेज के इस एपिसोड में मेरे साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सुशांत सनीन और कबीर तनेजा हैं कि ये साल कैसा बीता, हमारे पड़ोस के लिए कैसा रहा ये साल। एक उथल पुथल बांग्लादेश ने देखी और वहां पे सत्ता पलट हुआ और अब बांग्लादेश का जो हाल है वो भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आने वाला साल जो है वो क्या अंदेशे लेकर आ रहा है और क्या उम्मीदें हैं। तो सुशांत, हम बांग्लादेश से शुरुआत करें। म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, इस पूरे हिस्से ने, पूरे क्षेत्र ने काफी उठापटक देखी और बांग्लादेश जहां से एक तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो वहां पर हिंसा का दौर रहा है, अब वो लगता है कि अभी भी सेटल नहीं हुआ और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती गई। सो ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक रहा है ये पूरा हिस्सा। बांग्लादेश में आप क्या एनालिसिस है आपकी अभी कि वहां पर शांति, स्थिरता, ये सब अभी कितनी दूर है? नगमा, आप बात कर रही थी इस साल की। मेरे को तो लगता है सारा का सारा दशक ही इसी टाइप का निकलेगा। 2020 से ही अगर आप देखें तो सारी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है और इस खित्ते में भी हो रही है। हमारे यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में तो जो हालात हैं वो तो खराब हैं ही। और अब जो लेटेस्ट खबरें जो आ रही हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि जो लोग अभी सत्ता पर काबिज हैं वो अब अपनी एक तरह की पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर उसमें एक राजनीतिक उठापटक होगी बहुत ज़्यादा। और काफ़ी द्वेष भी होगा कई लोगों में जो ये समझते थे कि सत्ता परिवर्तन के बाद उनका एक मौका लग गया है। लेकिन बांग्लादेश में स्थिति संभलते हुए उस लिहाज से नजर नहीं आती जिस तरीके की शायद लोगों को उम्मीदें होंगी जब उपद्रव हो रहा था। और यही लग रहा है कि एक तो राजनीतिक अ, एक अनिश्चितता का माहौल बने रहेगा। ऊपर से जिस तरीके की इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को शह मिल रही है बांग्लादेश में, और उसमें हमने देखा है कि कई सारी जो तंजीमें थी जिनको काफ़ी हद तक कुचल दिया गया था या दबा दिया गया था, उनको एक खुली छूट मिल गई है। साथ ही साथ हम पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा रोल देखना शुरू कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अभी तो बहुत एक लिहाज से बिनाइन सी चीज़ें हो रही हैं कि जी कुछ सामान आयात निर्यात हो रहा है, और वीज़ाओं के ऊपर जो जो कदघन लगे हुए थे वो हट गए हैं, फ्लाइट शुरू हो रही हैं। लेकिन हमको मालूम है कि शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान का क्या रोल रहता था बांग्लादेश के अंदर, कैसे इस्लामी कट्टरपंथी जो ताकतें थी उनको फ़रोग मिला था बांग्लादेश में, कैसे पाकिस्तानी आतंकी गुट बांग्लादेश का रूट यूज़ करते थे भारत में आने के लिए, कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसियां थी वो जी। भारत में जो उत्तर पूर्व के राज्य थे उनमें अस्थिरता पैदा करती थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये दोबारा से उभर करके हम्म। आने की एक आशंका है। इसी हम्म। के साथ अगर हम देखें कि म्यांमार का भी बॉर्डर डिस्टर्ब्ड है। म्यांमार के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, एक सिविल वॉर चल रही है, और जो जो लोगों ने माना था कि जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ या एक मिलिट्री कू हुआ
तो ये वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। और फौज काबिज हो जाएगी और सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। लेकिन हालात बिल्कुल तेजी से बदल गए हैं। और म्यांमार एक रियासत भी रहती है या नहीं, ये भी अब पता नहीं है। जी। इसी के जी। साथ साथ अगर आप देखें, इसी तरीके की कुछ स्थिति बन रही है पाकिस्तान में, जहां पर एक लिहाज से देखें तो जो फौज है वो पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। एक कठपुतली हुकूमत है शहबाज शरीफ की। लेकिन क्या फौज के कंट्रोल में सब कुछ है? जिस तरीके के नए चैलेंजेस फौज को आ रहे हैं, चाहे वो जो आतंकी गुट हों उनकी तरफ से हो, अलगाववादी गुट हों उनकी तरफ से हो, जो जमीनी स्तर से जो नई राजनीतिक मूवमेंट्स उभर करके आ रही हैं, और जिस तरीके की आर्थिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर, फौज के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। और ये उस समय कि जब जिस व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो जेल से एक कॉल देता है तो सारा का सारा देश रुक जाता है। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जी। जी। हालात हमारे सारे के सारे जो पड़ोस है उसमें एक अस्थिरता का माहौल है। उसमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए कि बहुत अच्छे हालात इस साल में नहीं रहे, और अगले साल में कोई बेहतरी की उम्मीद खैर मुझे तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगले साल की तरफ बहुत सारे लोगों को अब कई आकलन है या उम्मीदें हैं कि अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है फॉर्मली, तो क्या यहाँ पे हालात बदलेंगे, खास करके बांग्लादेश की बात करें तो। पर उस पर आऊंगी बाद में। सुशांत कबीर, ये उम्मीद जो है वो पश्चिम एशिया में भी है। जिस तरह गाजा की जो जंग है वो जारी है और उसका दायरा बढ़ता चला गया, और इसराइल का लेबनान के साथ टकराव, अब सीरिया में दखल और वहां पर मजबूती, गोलान हाइट्स पे उनकी मौजूदगी, और सीरिया में तख्ता पलट, ये जो जंग है। अब यहां पर अगर हम अमेरिका की पहले बात कर लें, तो सबकी उम्मीद थी कि अमेरिका चाहेगा तो ये रुकेगा। इसराइल हालांकि किसी की नहीं सुनता, लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन वहां पर फॉर्मली हो जाएगा जनवरी में, तो यहां उम्मीद बनती दिख रही है अ, कुछ बदलने की। आ, शुक्रिया नब्बा। मेरे ख्याल से अगला 1-2 साल में तो ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। जो सीरिया में जो तख्ता पतला है वो काफी बड़ी खबर रही है मिडल ईस्ट रीजन में। और अगर आप देखें तो आपने गाजा का मेंशन किया। पिछले 3-4 महीने में गाजा का तो ज्यादा कोई मतलब ऐसा है नहीं कि गाजा क्राइसिस को लेके ज्यादा कोई डिस्कशंस हुए हो या उसको हम्म। कैसे रोका जाए। आप सीज फायर की बात करें तो उस पर भी ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। ऑल्दो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कह रहे हैं कि ऑल्दो सिर्फ कुछ ही मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बचे हैं उनके पावर के, या 3 हफ्ते बचे हैं पावर के, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन जो रिटर्न ऑफ हॉस्टेजेस है, इजरायली हॉस्टेज जो अभी भी कब्जे में है हमास के, उसके बेस पे सीज फायर हो। तो लेकिन उस पर भी कोई मूवमेंट नहीं रहा है। तो और वो अनरिजॉल्व है, और ऊपर से सीरिया का भी इशू आ गया है। गोलान हाइट्स ने आपने जैसे मेंशन किया, वो तो काफी मेरे ख्याल से काफी छोटा इशू है कंपेयर टू जो ब्रॉडर मूवमेंट्स चल रहे हैं मिडल ईस्ट में। हमने देखा कि हायत तहरीर अल शाम जैसा एक ग्रुप है जो पहले अलकायदा के साथ काम कर चुका है, जो पहले इस्लामिक स्टेट के साथ काम कर चुका है, उसने अपनी पावर एनफोर्स करी है डेमस्कस पे। लेकिन ज्यादा उससे ज्यादा ये है कि हयात तहरीर अल शाम से सब काम करने, उसके उनके साथ सब काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर आप अमेरिका को देखें, ईयू को देखें, वो ऑलरेडी मीटिंग्स कर चुके हैं डेमस्कस में अबू मोहम्मद अल जोलानी के साथ जो उनके लीडर हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि अगर आप काउंटर टेररिज्म के बारे में सोचें या पोस्ट 9/11 ऑर्डर के बारे में सोचें, वो कैसे अनरावल कर रहा है। जो काफी चीजें जो हमने देखी हैं मिडिल ईस्ट में पिछले 20 साल में, 20-25 साल हम्म। में, वो एक पोस्ट 9/11 ऑर्डर जो यूएस ने एनफोर्स किया था, उनकी पॉलिसीज की उनकी नीतियों के आउटकम्स रहे हैं। लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। आपने अमेरिका की बात करी। अब मिडिल ईस्ट जैसे रीजन को ये भी सोचना पड़ेगा कि रोज की रोज जो मिलिट्री सपोर्ट रहा है अमेरिका का, वो थोड़ा कम होता जाएगा। अमेरिका में डोमेस्टिकली इतना उनको इंटरेस्ट नहीं है अब कि वहां पे जाके जंग लड़े फिर से, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था या इराक में हुआ था। तो एक उससे ये भी जो हम देख रहे हैं, जैसे हयात तहरीर अल शाम जैसा ग्रुप जो पावर में आया है, या आप तालिबान भी देख लीजिए अफगानिस्तान में जो 2021 में पावर में आए। ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं अब वो ऐसे मैनेज कर रही हैं सिचुएशन को
और कोई उनके सिक्योरिटी सिचुएशन ज़्यादा भारी ना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का जो रोल है वो मिनिमल होता जाएगा जैसे हम्म जैसे आगे हम बढ़ेंगे। तो हम्म एक ये रीओरिएंटेशन भी चल रही है साथ साथ। ये जो छोटी छोटी जंग शुरू हुई हैं, गाजा हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इसके साथ एक अमेरिका का रोल क्या होगा उस पर भी जी बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। तो ये जो सवाल है ना कि अमेरिका का रोल अब क्या होगा, वहां पे प्रशासन शासन वहां पर बदलेगा जनवरी में कबीर, और आपने जैसे बात की कि जुलानी से लोग बातचीत भी कर रहे हैं। हयात तहरीर शाम जो है वो अब पावर में है, वो अपने को एक मॉडरेट के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना नाम बदलने से लेकर अपनी तमाम आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात की, और एक मॉडरेट रूप है उनका, लेकिन उनके ऊपर उनके कट्टरपंथी गुटों का और सहयोगियों का दबाव भी है। तो कैसे वहां पर चीजें अनफोल्ड होंगी आने वाले साल में, सीरिया का क्या रूप रहेगा, दूसरे यहां से रूस का क्या इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, बशर अल असद रूस में है और अकेले पड़े हुए हैं, वो अलग थलग हैं। अ, पर ये अगेन यहाँ पे अमेरिका भी है, रूस भी है, इनका इंटरेस्ट है अलग अलग मुल्कों के जरिए। तो वो किस तरह से आने वाले दिनों में प्ले आउट होगा, ये मान लेना सही है कि रूस भी, उसकी दखल पूरी तरह से वहां पर अब नहीं रहेगी, खत्म हो गई ताकत रूस की, क्योंकि असद नहीं है वहां पर, तो वो वहां छोड़ देंगे इलाके को। देखिए, मेरे ख्याल से रूस का जो निकलना हुआ है सीरिया से, उनके दो बेस थे रूस के मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। टार्टस रीजन जो है सीरिया का, वहां पे दो बेस थे, एक नेवल बेस था और एक एयरफोर्स बेस था। और ये जो दो बेस थे वो रशिया के सिर्फ दो बेस थे मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में। तो अगर आप इस तरह से देखें कि अगर रूस ने उनको कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है बेसिस को, तो इसका ये मतलब हुआ कि रूस की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, काइनेटिक प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बिल्कुल खत्म है। तो एक तरीके से हम अमेरिका और यूरोप का ये भी देख सकते हैं कि जो उन्होंने हयात तहरीर अल शाम जैसे ग्रुप से एकदम से बातचीत करना शुरू कर दिया, उनसे ये कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, उसका ये भी एक मकसद है कि रूस को बाहर रखा जाए। क्योंकि एक जो साइड में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि हयात तहरीर अल शाम रूस से अभी भी बात कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है कि क्या रूस उन बेसिस को वापस ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, रूस की जो कैपेसिटीज है और कैपेबिलिटीज हैं वो काफी कम है अभी, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध को लेके उनके ऊपर काफी भार है। जी तो चाहे आप मिलिट्री या देखें, इकोनॉमिक्स में देखें, उनका जो इंटरेस्ट है वो अभी यूक्रेनियन फ्रंट लाइन जो है उसको मैनेज करने में है। अगर उसमें सीरिया फिलहाल के लिए निकल भी जाता है हाथ से, तो मेरे ख्याल से वो एक एक हिट है जो उनको झेलना पड़ेगा, चाहे वो उनको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन जो उनकी हम्म इमीडिएट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो यूक्रेन है। हम्म। तो यूक्रेन में भी सुशांत जेलेंस्की की तरफ से भी एक वीडियो संदेश आता है, और वो भी ये कहते हैं कि कैसे हमें और मदद चाहिए और हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम रूस ने जहां जहां कब्जा किया उनको पीछे करें। तो ये ऐसा लगा जैसे कि वो अब बात कर रहे हैं, एक तरह से हार मान रहे हैं, निगोसिएशन की बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से कि इसमें मदद करें। पुतिन की तरफ से भी एक ऐसा बयान आया। अब अगेन यहाँ पे भी अमेरिका में जब शासन बदलेगा पूरी तरह से और ट्रंप का जो रुख रहा है उसको देखते हुए रशिया यूक्रेन में भी किस तरह के हस्तक्षेप या ये युद्ध का कोई एक खात्मा तो नहीं कहूंगी मैं, अंडर करंट्स हमेशा रहेगी वहां पर शायद अभी कुछ सालों तक, लेकिन क्या आने वाला साल किस तरह का रहेगा। बांग्लादेश की आपने बात की थी, तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें लगातार उभरी हैं जो भारत के लिए चुनौती रही हैं। तो ये अगर हम देखें पहले बांग्लादेश, वहां पे ट्रंप का जो रुख रहा है, जब अमेरिका में शासन बदलेगा तो बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को रोकना, इसमें किसी तरह का आप देखते हैं कि कोई कदम उठाया जाएगा या वहां पर हालात कुछ बदलेंगे। नगमा, आपके तीन सवाल हैं। एक तो अमेरिका की क्या नीति होगी, बांग्लादेश में क्या होगा, और उसी से जुड़ा यूक्रेन का। देखिए, जहां तक मेरी समझ है, और हो सकता है कि मैं इसमें गलत साबित हूं, जो ट्रम्प सरकार है उसका जो रवैया है वो ये है कि देखिए, हम ये जो सारी दुनिया के हम चौधरी बने हुए थे, चौधरी तो हम रहेंगे, लेकिन चौधराहट जो है वो हम अपने आप नहीं करेंगे, बाकी लोगों से करवाएंगे। तो हम लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे हर जगह पे। शायद ये नीति रहेगी उनकी, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने आप को दुनिया से अलग थलग तो नहीं कर सकते। ऑल्दो कुछ लोग मानते हैं कि वो एक आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट होंगे एक लिहाज से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो संभव होगा अमेरिका जैसी शक्ति के लिए। तो उनका रवैया ये नहीं होगा कि हम हर जगह पे जाकर बैठे रहें, वहां पर काबिज हो जाएं, अपनी फौजें भेज दें। तो वही उसको आउटसोर्स करने की शायद कहीं ना कहीं पे जरूर उनकी एक कोशिश रहेगी,
या अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखने की कोशिश रहेगी। तो उसका मतलब ये है कि जो एरिया के लोग हैं उनके लिए संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं कि हालात को कैसे संभाला जाए। अब ट्रम्प का दूसरा रवैया ये है कि वो ट्रांजैक्शनल है, वो हर चीज में ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो अब बांग्लादेश, ठीक है, उनको शर्ट्स बेच सकता है, पैंटें बेच सकता है, कुछ जैकेट वैकेट बेच देगा, लेकिन बांग्लादेश और क्या लेके आता है टेबल पे? हम्म बांग्लादेश के अपने आप को ये समझ सकते हैं कि हमारी बड़ी पिवटल पोजीशन है, हम सामरिक तौर पर हमारी जो लोकेशन है वो सारी दुनिया को चाहिए। लेकिन कभी थोड़ा मैप को अगर देख लें और समझ लें कि मैप कैसे, ज्योग्राफी कैसे ऑपरेट करती है, तो शायद उनको थोड़े बहुत एक 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 जिसे बोलते हैं हकीकत पसंदाना रवैया भी आ जाएगा। बट एनीवेज वो तो लंबी बात हो जाएगी। इशू ये रहेगा कि व्हाट कैन बांग्लादेश ऑफर द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। इसलिए ट्रम्प का कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा बांग्लादेश में। उसके कुछ डिमांड्स होंगे, वो बांग्लादेशियों को पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक इस्लामी कट्टरपंथ का मामला है, तो जो नई ट्रम्प सरकार है उसका रवैया जो है इस्लामी कट्टरपंथ से समझौता करने का नहीं है। वो इस फिनोमिना को बेहतर समझते हैं डेमोक्रेट से। डेमोक्रेट्स कि तो एक धूलमूल सा रवैया रहा था इन मामलों के ऊपर, बट मेरे ख्याल जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका रवैया जो है वो काफी हद तक सख्त रहेगा। और कुछ लोग जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हम्म ट्रम्प सरकार में, वो लोग, उन लोग का भी रवैया काफी सख्त रहेगा। तो ये एक दबाव रहेगा बांग्लादेश के ऊपर। और क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके के रिश्ते बनेंगे, उसमें फिर भारत के लिए कुछ संभावनाएं हो जाएंगी कि इस मुद्दे को लेकर के अमेरिका के साथ मिल करके कैसे काम किया जा सके। लेकिन उसमें हमारे को भी क्लैरिटी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, और किस चीज में हमारे को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, और किस चीज में हम अमेरिका का सहयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे यहां पर भी कुछ क्लैरिटी उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जहां तक यूक्रेन का मामला है, वहां पर भी ट्रंप का यही रवैया रहेगा। वो इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। उसमें एक तो अमेरिका बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है जिससे वो मेरे ख्याल गुरेज करेंगे, और वो प्रेशर डालेंगे यूरोपियंस के ऊपर। यूरोपियंस की वैसे ही कोई ज्यादा सामरिक तौर पे देखा जाए तो यूरोप डज नॉट मैटर एनी मोर इन मेनी वेज। यूरोप को कोई सीरियसली नहीं लेता, पाकिस्तानी भी नहीं सीरियसली लेते यूरोप को। उनकी मार्केट्स को सीरियसली लेते हैं, बट सामरिक तौर पर यूरोप को कौन सीरियसली लेता है? क्या लेके आता है यूरोप टेबल पे? कहां पर उनकी जो फौजें हैं कहीं पे हस्तक्षेप करके कुछ कर सकती हैं? वो तो बेचारे रोना वोना शुरू कर देते हैं जैसे ही गोली चल जाए। तो यूरोप से कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं किसी को। हम्म अब यूरोप को भी अपना वजन उठाना पड़ेगा। जी मुझे लग रहा है कि जहां तक यूक्रेन का मामला है, अ, एक तीव्रता जरूर आ सकती है अभी युद्ध में, क्योंकि नेगोशिएशन पोजीशंस अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन जो खित्ता यूक्रेन खो चुका है रशिया को, वो वापस नहीं ले सकते। और वो मेरे ख्याल संभव नहीं होगा अनलेस वो इस युद्ध को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जो मुझको नहीं लगता कि उनकी औकात है करने की। और जेलेंस्की साहब के लिए पश्तूनों की एक सेइंग है कि अगर दम नहीं था तो पंगा क्यों लिया। तो हम्म मेरे ख्याल अगर उस प्रिंसिपल पे चले तो बेहतर होगा। और जहां पर समझौता, नहीं पर इस युद्ध में अभी और तेजी आएगी समझौता आप कह रहे अच्छी हैं बात तो नहीं होगी। आने वाले महीनों में यहाँ पर आप मंदी युद्ध थमे या कमजोर पड़े उससे पहले आप कह रहे हैं कि और तेजी आएगी पर ये बार बार कहा गया कि ये ट्रम्प के आने के पहले ये तेजी है और उसके बाद चीजें बदलेंगी जहां तक यूरोप की बात है सही कहा आपने कि यूरोप बहुत कुछ लेकर नहीं आता टेबल पे पर अभी भी यूक्रेन को यूके की तरफ से कुछ देशों की तरफ से जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो मिल रही है तो वो क्या थमेगी हालांकि यूरोप की हालत अपनी खुद खराब है पर जेलेंस्की के सपोर्ट यूरोप जो के है वो अंदर भी तो बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है ना भाई। इन हम्म इन देशों के अंदर भी तो बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है कि हम इस युद्ध में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। अब अगर कर सकते थे, आप जीत सकते थे, रशिया को खदेड़ सकते थे, तो कर लेते। हम्म कब तक इसको आप सपोर्ट करेंगे? हम्म तो ये प्रॉब्लम रशिया के लिए भी होगी। जैसे कबीर ने कहा कि अगर सीरिया से अब वो निकल रहे हैं, और अगर एक बारी वो निकल जाते हैं तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जगह को आप छोड़ दें एक बारी। तो ये रशिया के लिए और भी तो प्रॉब्लम्स है ना, कि सिर्फ यूक्रेन में ही वो फंसे रहेंगे। जी तो मेरे ख्याल जो हालात बनेंगे कहीं ना कहीं पे ये होगा कि शायद
एक युद्ध विराम हो जाए। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है वो तो अब कई सालों चलेगा, कई दशक जी। भी चल सकता है, वो हम्म। नहीं खत्म होगा। तो वो तनाव जरूर बने रहेगा, लेकिन युद्ध हो सकता है कि खत्म हो जाए हम्म। अगले साल। तो 2024 तो बहुत बुरा रहा युद्ध के मामले में, कबीर। और जहां पे रशिया यूक्रेन की भी अगर हम बात करें तो हालात ये हैं। पर यूरोप की बात जो भी सुशांत कर रहे थे, यूरोप का रोल आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली अब आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार जो असिस्टेंस वहां से आ रही थी, अब जेलेंस्की भी जिस तरह कमजोर पड़े या वहां जो हालात बदले हैं, या अमेरिका का जो रुख रहेगा ट्रंप के अंडर में, वहां पर चीजें भी बदलेंगी। तो और जिस कट्टरपंथ की बात की अभी सुशांत ने, जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, या इस्लामिक कट्टरपंथ, वो इधर अगर आप यूरोप में देखें तो वहां पे भी एक एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि ये जो अभी अपने क्रिसमस मार्केट पे हमला देखा, उसको लेकर भी वहां चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें अगेन ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और ये ऑन द राइज है, एंटी इमिग्रेंट फीलिंग जो है, जिसमें अमेरिका में भी रही, फिर यूरोप में ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक दो पॉइंट्स में पहले वो रशिया यूक्रेन वाले पे भी कहूंगा, फिर आई विल जस्ट सेगवे टू द यूरोप क्वेश्चन। देखिए रशिया की एक और प्रॉब्लम है कि एक तो आप अगर पहले रशिया यूरोप का रिलेशनशिप देखें प्रायर टू द यूक्रेन वॉर, तो मेरे ख्याल से वो इतना कंटेस्टिंग रिलेशनशिप था नहीं। रशिया एक मेजर एनर्जी प्रोवाइडर था यूरोप का, और यूरोप उनसे एनर्जी लेता था, और जो संबंध थे उनके हाथ मतलब पुतिन के साथ लेके उनको हमेशा मतभेद रहता था। लेकिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रशिया का यूरोप के साथ ठीक ठाक चल रहा था। तो एक एक तरीके से पुतिन ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी जिस तरह से वो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था ये जंग छेड़ के। तो एक बात तो वो हो गई। और जैसे अब आपने जैसे उसको मेंशन किया कि रशिया के जो जियोपॉलिटिकल एम्स हैं, चाहे वो सीरिया हो जाए, चाहे वो अफ्रीका में हो जाए, चाहे वो लिबिया हो जाए, देखिए एक एक चीज अच्छी रशिया को मेरे ख्याल से सीख भी मिलेगी, एक कि जो अमेरिका करता है फॉर एग्जांपल, जो उनका ग्लोबल फुटप्रिंट है, दैट इज समवॉट एक्विटेबल टू एक इकोनॉमी जो $30 ट्रिलियन के करीब की बड़ी इकोनॉमी है ना। तो उनका जो डेप्थ है, चाहे वो सक्सेस का हो या फेलियर का हो, वो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। रशिया की इकोनॉमी इंडिया से छोटी है, तो उनका जो जो रिस्क एब्जॉर्प्शन है दैट इज वेरी वेरी लो, जो हम देख रहे हैं अब, है ना। अगर आपने देखा कि जो सीरिया से जो काफी लोग निकले उनके रशिया के, वो सीधा लिबिया चले गए, क्योंकि जी। उनके माइंड में जो वो है कि हमें एक फुटप्रिंट चाहिए मेडिटेरेनियन के पास, यूरोप के पास, सिर्फ लैंड बॉर्डर पे नहीं, सी बॉर्डर पे भी। तो एक वो ब्रॉडर गेम जो रशिया खेलना चाहता है एट अ ग्लोबल लेवल, उसके लिए मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक डेप्थ चाहिए रशिया को, वो उनके पास है नहीं अभी। तो एक ख्याल से वो पुतिन को भी सोचना पड़ेगा कि जो फ्यूचर में जब 2025 26 27 में वो कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। और जब हम्म। फिर बात रही यूरोप की, बिल्कुल सही कहा। देखिए जब पिछली बार जब सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई थी 2012-13 में, और जो माइग्रेशन फ्लो हुआ था टुवर्ड्स टर्की, और टर्की ने फिर और आगे दरवाजा खोल दिया था ईस्टर्न यूरोप ने और आगे दरवाजा खोल दिया था वेस्टर्न यूरोप की तरफ। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप याद करें तो रेफ्यूजीज को बियॉन्ड द पॉइंट कोई ज्यादा रखना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक चीज जो यूरोप में हुई उस 5-6 साल के पीरियड में, वो ये हुआ कि उसने यूरोपियन पॉलिटिक्स को रीशेप कर दिया। जो पहले फार राइट पार्टीज हमेशा से यूरोप में रही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। इटली में भी थी, ईयू को लेके काफी थी, यूरोपियन यूनियन के आइडिया को लेके। लेकिन जब ये माइग्रेशन हुआ, उनको एक पब्लिक सपोर्ट ऐसा मिला जो उन्होंने पहले खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी। तो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स को रीशेप कर दिया, जो यहाँ पे राइट, सेंटर राइट, राइट एंड फार राइट सबने गेन किया उसमें। तो एक ये यूरोप को कॉग्निसेंटली पता है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स को भी पता है कि अगर ये फिर से हुआ सीरिया सीरिया में से या किसी भी और मिडल ईस्ट के देश में जहां पे माइग्रेशन यूरोप की तरफ आए, तो फिर से वही जो फार राइट पार्टीज हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है यूरोप की, उसको फिर से बढ़ावा मिलेगा। और वो वहां पे यूरोप में इस समय कोई भी नहीं चाहता है। हम्म। तो जी। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि चाहे वो इस्लामिक कट्टरपन हो, हया तहरीर अल शाम जैसे ग्रुप का, यूरोप का फर्स्ट वो था कि हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे डील हम्म। करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि माइग्रेशन फ्लो जो हम्म। रेफ्यूजीज का है वो टर्की वो से आगे वापस आ जाए। जी। मेनलैंड हम्म। यूरोप में आ जाए, और वेरी हम्म। क्विकली ये सिर्फ एक
यूरोपियन थिंग नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान को देखें, उसमें भी जो जिस तरह से ईरान डील करता है अफगानिस्तान से, तालिबान से, उसमें भी बड़ा एक सेक्शन ये है कि वो भी नहीं चाहते कि रेफ्यूजी आए। अल्टीमेटली नेशन स्टेट्स एक रियलिटी है, ज्योग्राफिक बॉर्डर्स एक रियलिटी है, उनके अंदर क्या पॉलिटिक्स होते हैं वो भी एक रियलिटी है। हम्म। तो स्पेशली जब यूरोपियन डेमोक्रेसीज में जिस तरह से रीशेपिंग हुई है राइट विंग पॉलिटिक्स की ड्यू टू माइग्रेशन, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट दे वांट टू अवॉइड मूविंग फॉरवर्ड। और ये यूरोपियन मेनलैंड की तो बात है। अब ये प्रिडिक्ट हो रहा है कि जो लेटेस्ट प्रिडिक्शंस कई लोग कुछ कर रहे हैं, शायद खुशफहमी हो उनकी, कि ब्रिटेन में भी जो राइट विंग पार्टी है नाइजेल फराज की, वो अगला चुनाव जीत सकती है। हम्म। देखिए, इस बारी चुनाव जो हुआ था उसमें भी उनको लगभग 15% वोट पड़ा है। कोई छोटा अमाउंट नहीं है 15%। अब वो उस मोमेंटम को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर वो कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चलकर आप ब्रिटेन जैसे देश में भी जो एक एक बड़ी कंफर्टेबल पॉलिटिक्स थी कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी के बीच में, उसको बिल्कुल आप यू टर्न इट अराउंड ऑन इट्स हेड। हमने ये बहुत और देशों में देखा है कि इस तरीके की जो टेंडेंसीज हैं, पॉलिटिकल टेंडेंसीज, वो उभर करके निकल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज देखिए इन देशों के लिए ये है कि अगर आप अपने बॉर्डर्स को महफूज नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप इलीगल इमिग्रेशन नहीं रोक सकते, और अमेरिका जैसे देश में भी वही हो रहा है जो हमने किया था बांग्लादेशियों के साथ, कि आ जाइए आपके राशन कार्ड भी बनवा देते हैं, आधार कार्ड भी बनवा देते हैं, सारा कुछ करवा करवू के, वोटर आईडी कार्ड। आपने पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में और बहुत सारी अगल और जगहों पे एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया है। यही चीज आप अमेरिका में भी देख रहे हैं, यही चीज आपको कई यूरोपियन शहरों में नजर आनी शुरू हो गई है। जी। अब उसका एक रिएक्शन तो होगा, और रिएक्शन हम्म। आपको नजर आ रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि आने वाले साल में और आने वाले सालों ये में सारा दशक में मुझे तो यही लग रहा है कि जी ये बढ़ेगा। ये और ये ट्रेंड। राइज ऑफ द फार राइट जो है ये एक हकीकत है, ये दिख रहा है यूके में भी, ये तमाम देशों में दिखाई दे रही है। चाहे वो फ्रांस के चुनाव थे तो हमने देखा, अभी आप नाइजल फराज की बात करें, अब एलॉन मस्क वहां भी शायद उनको चंदा देंगे तो वो देखिए मजबूती से सामने आएंगे। देखिए, वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू से कि ये जो इश्यूज है ना, जो जैसे पॉलिटिकल रीशेपिंग होती है, इसको थोड़ा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। इट्स जी। अ प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ अ स्टेट और हाउ अ स्टेट फंक्शंस। तो आजकल हर चीज उठा के लोग लेफ्ट में डाल देते हैं, राइट में डाल देते हैं, सर्कल में डाल देते हैं, जो भी उनका पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल वो है। हम्म। लेकिन एक नेशन स्टेट विच इज बेस्ड अराउंड ज्योग्राफिक बॉर्डर्स, उसको एक फर्क पड़ता है अगर मास माइग्रेशन हो। टर्की जी। जैसी जगह देख हम्म। लीजिए जहां पे हम्म। 3 मिलियन रेफ्यूजीज हैं, है ना। तो जिस तरह से वो डील कर रहे हैं सीरिया और हयात तहरीर अल शाम से, उनका मेन एम ये है कि जो 3 मिलियन रेफ्यूजीज हैं वो वापस जाए बिल्कुल। और सबसे हमने पहले। ये अरब देशों में भी देखा है अब बिल्कुल। कबीर, कि अब यहाँ पे हाँ, जो इस्लामिक देशों के नाम पे आपने एकजुटता दिखाई या ब्रदरहुड है, लेकिन जहाँ रेफ्यूजीज देने की बात है वो अरब मुल्क अब नहीं ले। कितने अरब देश में पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं? जॉर्डन को छोड़ बिल्कुल। दीजिए, हम्म। इजिप्ट इजिप्ट जो बॉर्डर करता है गाजा से, इजिप्ट ने कितने लिए हैं? तो हम्म। अल्टीमेटली वही बात हो गई कि नेशन स्टेट को एक रियलिटीज होती है नेशन स्टेट की, और वो जो रियलिटी है सो है, उसके हिसाब जी। से ही सरकारें हाँ, काम। नगमा, और इस इसमें एक और रियलिटी है। ये पाकिस्तान में ये जो फ्रंटियर गांधी थे अब्दुल गफार खान, उनके जो पुत्र थे वली खान, उनके एक बहुत फेमस कोट है। जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये जो रिफ्यूजीज आए हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि ये कबीर ने बात की ना कि वो चाहते हैं कि रिफ्यूजी वापस चले जाएं, हम्म। जो रिफ्यूजी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और वली खान ने ये कहा था कि देखिए, उनसे जब किसी ने सवाल पूछा कि भाई ये रिफ्यूजी वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वली खान ने कहा कि देखिए, अगर 1000 साल पहले रिफ्यूजी वापस जा रहे होते तो मैं यहाँ पर ना होता, और अगर 5000 साल पहले रिफ्यूजी वापस जा रहे होते तो आप हिंदुस्तान में ना होते। तो रिफ्यूजी कभी वापस नहीं जाता, जहां पर वो चले जाता है वहां का ही वो बंदा हो जाता है। तो ये कोई भी अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिफ्यूजीज वापस चले जाएंगे, ये हम्म। नहीं होना। तो एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इसलिए बहुत ज्यादा उभर कर आया है तमाम देशों में, और ये हकीकत है। आपने जैसा कहा सुशांत की एक प्रतिक्रिया भी है। बस आखिर में बहुत संक्षेप में आप दोनों से, अगर मैं नेबरहुड की बात करूं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, तो ये जो आने वाला साल है, ये आने वाले कुछ साल हैं, पर कैसे बदलाव, क्या बदलाव आप यहाँ पर देखते हैं पॉलिटिक्स में और भारत का रोल उसमें, सुशांत? देखिए, बांग्लादेश में तो मेरे को उथल पुथल नजर आ रहा है।
श्रीलंका में हमको जो नजर आ रहा है वो एक स्थिरता आनी शुरू हो गई है, और जो नई सरकार चुनाव जीत करके आई है, स्थिर भी है और प्रैग्मेटिक भी है। तो आई थिंक श्रीलंका में तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी। अब म्यांमार में हालात और शायद खराब होंगे, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। वहां की जो सिविल वॉर है वो और तीव्रता पकड़ेगी। और पाकिस्तान में, और ये मैं बड़े कंट्रोवर्शियल सी चीज आपको बता रहा हूं, मुझे मुश्किल लगता है कि ये जो करंट अरेंजमेंट है ये अगला पूरा साल सरवाइव कर ले। पूरा करेगा। मुझे तो जी। लगता है अचंभा है हम्म। कि देखिए, अभी सिर्फ लगभग 10 महीने हुए हैं इस सरकार को, ऐसे लगता है पता नहीं कब से ये काबिज है हम्म। पाकिस्तान के ऊपर, और इनसे हालात संभल रहे नहीं हैं। हाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी। पाकिस्तान में आगे चल के मुझे तो लग रहा है कि काफी उथल पुथल होगा, आने क्योंकि वाला साल हाँ और उथल पुथल करेगा। और जो तस्वीरें नजर आई हैं, अब सैलाब लोगों का नजर आया है, इमरान खान के सपोर्टर्स का। और वो तस्वीरें याद है हमें कि समंदर के रास्ते लोग चले आ रहे हैं, अगर सड़कें ब्लॉक हैं तो। वेस्ट एशिया की बात करूं तो आने वाला साल कैसा दिखता है आपको, कबीर? इस इलाके में क्या डेवलपमेंट्स या बदलाव देखिए दिख रहे देखिए, हैं? वेस्ट एशिया में क्या होने वाला है वो कहना हमेशा मैं आप जो मैं आज कहूंगा वो कल गलत हो जाएगा बदल या जाएगा। सही हो जाएगा, कुछ हम्म। कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज ले ले यार। एक दो चीजें देखिए जो हुई हैं वो काफी शेप करेंगी कि अगले एक साल में कम से कम क्या होगा। अल्टीमेटली देखिए, सऊदी अरेबिया जैसे देश ने नॉर्मलाइज किया ईरान के साथ, और उसकी वजह से अगर आप देखें तो जो हुतीज हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया को अटैक करना बंद कर दिया है। 2019 2020 में जब उनके ऑयल फैसिलिटीज पे हुतीज का अटैक हुआ था, तो प्रोडक्शन पर डे ऑफ ऑयल जो सऊदी के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है इकोनॉमिक के लिए, दैट केम डाउन बाय हाफ। तो वो लोग काफी घबरा गए थे, और वो लोग इसके लिए भी लेके घबरा गए थे कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कि अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया, काइनेटिक हेल्प नहीं दी, मिलिट्री हेल्प नहीं दी और ये सब। तो उनको एक आइडिया, वो इनको लगा कि ये हमें ही डील करना पड़ेगा, और बेस्ट डील है कि आप ईरान से नॉर्मलाइज कर लीजिए, जो सऊदी ने कर दिया उसके बाद। तो अब अल्टीमेटली जो वेस्ट एशिया में जो मेन कोर पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं, वो ईरान और इसराइल के बीच में जो मतभेद है, वो अब उसका क्या एवोल्यूशन होगा अगले एक साल में, हमें वो देखना पड़ेगा। हमें देखिए, अपने अभी जवाद जरीफ जो वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी सीनियर एडवाइजर हैं ईरान में, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने एक अभी आर्टिकल लिखा कि ईरान काफी हद तक अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है अभी, और अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे रोक लगे। तो एक हम्म। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। अब वो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं या नहीं लेते हैं, जी। हमें वो जी। वेट करके देखना पड़ेगा, और क्या इजरायली इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनको अलाउ करेगा ये लेने के लिए, एक वो भी प्रश्न रहेगा। तो अगले मेरे ख्याल से 5-6 महीने में हमें देखने को मिलेगा कि असली में डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की पॉलिसी है क्या, जो अभी हमें पता नहीं है। जी। जी। बिल्कुल। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है राष्ट्रपति बनने के पहले और बनने के बाद, उनकी पॉलिसीज में दरअसल कितना बदलाव होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब का रोल इसराइल को लेके क्या रहेगा, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो भी एक बातचीत की गुंजाइश वहां पर रख रहे हैं और बेहतर रिश्ता करने की गुंजाइश रख रहे हैं। तो आने वाले सालों में उथल पुथल बनी रहेगी इन तमाम इलाकों में, चीजें कैसे सेटल होंगी प्रशासन बदलने के साथ साथ, ये देखना होगा। शुक्रिया सुशांत और कबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।